11:30 बजे मुलाजिम ने मुझे बताया कि मिस्टर ऑल्डस ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुलाजिम ही ने मेरी रहनुमाई ड्राइंग रूम तक की थी। ऑल्डस के अलावा जेम्स मॉर्ले भी मौजूद था। जेम्स मॉर्ले के बारे में मुझे बता दिया गया था कि वो उन लोगों का नुमाइंदा है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और उसके बारे में मैंने ये भी सोचा था कि अपने इस काम की तकमील के बाद जनरल टेरिस को उसकी शख्सियत से आगाह कर दूंगा और बता दूंगा कि वो ऑलिव हार्वर्ड का आदमी है। गोया इस तरह वो जनरल टेरिस के मफादात का मुखालिफ था और यहाँ रहकर जनरल के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता था। मैंने उन दोनों से पुरतबाक अंदाज में मुसाफा किया। ऑल्डस के सामने कुछ फाइल रखे हुए थे। वो रस्मी गुफ्तगू के बाद फाइल खोल कर बैठ गया। जनरल टेरिस की हिदायत के मुताबिक मैंने सार्डान के शुमाली इलाके की पहाड़ियों में कानकुनी के ठेके के कागजात मुकम्मल करा दिए हैं मिस्टर अली। बस इसमें एक बात रह गई थी जिसके लिए आपसे गुफ्तगू करना जरूरी था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया जनाब, आपने इस काम में गैर मामूली तेजी दिखाई है। ऑल्डस ने कहा, दर हकीकत ये कागजात तो पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। ख्याल ये था कि ये ठेका जनरल किरानो की हिदायत के मुताबिक कॉरपोरेट को दे दिया जाएगा। कॉरपोरेट हमारे यहाँ तकरीबन 10 मुख्तलिफ मकामात पर कानकुनी कर रही है और उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है। रॉयल्टी की परसेंटेज सालाना बढ़ जाती है और उसकी अदायगी में भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल दूसरी कुछ कंपनियां जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं। इनमें चंद तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए कॉरपोरेट को ज्यादा तरजीह दी जाती है। उसके नुमाइंदों के ताल्लुकात हम लोगों से काफी अच्छे हैं, बल्कि इनमें से बास तो बराह रास्त जनरल टेरिस तक रसाई रखते हैं। इसीलिए रस्मी कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि दूसरी कंपनियां बददिल न हो जाएं। ठेका कॉरपोरेट ही को मिलना था। जनरल की नई हिदायत के मुताबिक अब इसमें तब्दीली कर ली गई है। यही वजह है कि कागजात तैयार रखे हुए हैं। इनमें सिर्फ ये दर्ज करना है कि ठेका कौन सी कंपनी को दिया गया। इस बार ये कॉरपोरेट के मुकद्दर में नहीं था। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ मिस्टर अली कि ठेका किसके नाम दिया जाना है। मैंने कहा, आप इस काम को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए मिस्टर ऑल्डस। ये कागजात मुकम्मल करके मेरे हवाले कर दीजिए। इस पर नाम बाद में दर्ज कर दिया जाएगा। ऑल्डस ने कहा, जनरल टेरिस ने आपके बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है उसके बाद मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं कुछ और सोचूं, लेकिन अगर आप जाती तौर पर हमारी कुछ मुश्किलात हल कर सकें तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इस सिलसिले में बेहतर यही होगा कि इस ठेके को आप अपने ही नाम से मंसूब रखें। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, क्या मतलब? ऑल्डस ने कहा, यूं समझ लीजिए कि ये ठेका हम मिस्टर अली यार खान के सुपुर्द कर देते हैं और उसके बाद आपको इख्तियार होगा कि आप अपना मावन किसी भी कंपनी को बनाएं। इसमें बहुत सी आसानियां हो जाएंगी हमारे लिए। दरअसल हम कॉरपोरेट को नाराज भी नहीं करना चाहते। जनरल की आपसे मोहब्बत अपनी जगह, आप उनके अहम दोस्त हैं, लेकिन कुछ कारोबारी उसूल भी होते हैं और मेरा जहां तक ख्याल है अगर ये ठेका अली यार खान के नाम से मंजर-ए-आम पर आ जाए तो ये बात कही जा सकती है कि जनरल टेरिस ने जाती वजूहात की बिना पर एक गैर मुतल्लिक शख्स को ये ठेका दे दिया। इस तरह कॉरपोरेट कंपनी हमसे नाराज नहीं होगी। अब देखिए ना, दोस्तियां भी तो कोई हैसियत रखती हैं। हाँ, अगर ये ठेका किसी और कंपनी को दे दिया गया तो फिर ये कॉरपोरेट जैसी बड़ी कंपनी की तौहीन होगी और एक तरह से उसे कारोबारी शिकस्त होगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियां यहाँ इस ठेके के हुसूल के लिए कोशां हैं। मैं एक लम्हे के लिए उलझ गया। मैं जानता था कि ठेका अगर मेरे नाम हो गया तो ये बराह रास्त मुझ पर एहसान होगा। हालांकि मुझे इससे कोई माली मफाद हासिल नहीं करना था और न ही मैं इसका ख्वाहिशमंद था। ये जबरदस्ती का एहसान मेरे ऊपर लादा जा रहा था। जेम्स मॉर्ले ने फौरन ही इस गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। बोला, माफ कीजिएगा मिस्टर अली, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये बात मौजूद तरीन है। ठेका आपके नाम से हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी पसंदीदा कंपनी को अपने तौर पर काम में ला सकते हैं। बात वही रहेगी, यानी फायदा उस कंपनी को पहुंचेगा जिसे आप चाहेंगे, बस आपका नाम टाइटल पर रहेगा। जेम्स मॉर्ले के ये अल्फाज गोया उन लोगों की नुमाइंदगी करते थे क्योंकि मुझसे कह दिया गया था कि जेम्स मॉर्ले वहां उनके मफादात का निगरान है। जब उसने इस बात की तौसीक कर दी थी तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता था। एहसान तो वैसे भी जनरल टेरिस का मोल लिया था मैंने। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये ठेका आप लोग मेरे नाम ही मुंतकिल कर दीजिए। ऑल्डस ने कहा, शुक्रिया मिस्टर अली, इस तरह सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। जनरल किरानो को भी कोई उलझन नहीं होगी क्योंकि वो कॉरपोरेट से कह सकते हैं कि इस बार ये मामला जनरल टेरिस के एक खास दोस्त की वजह से जरा मुख्तलिफ हो गया है। लीजिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर ऑल्डस ने फाइल में से कागजात निकालकर अपनी जेब से पेन निकाला और उसे खोलकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसकी बताई हुई जगहों पर दस्तखत कर दिए। उन कागजात पर भी मैंने निगाह डाली थी जो इस ठेके के लिए तैयार किए गए थे। कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल तशवीश होती, चुनाचे मैं मुतमईन हो गया। तमाम कागजात पर दस्तखत लेने के बाद मिस्टर ऑल्डस ने कहा, मैं आज शाम तक ये कागजात मुकम्मल करके आपके पास भिजवा दूंगा मिस्टर अली यार खान।
और उसके बाद आप अपने काम का आगाज कर सकते हैं। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया मिस्टर ऑल्डस। ऑल्डस कागजात समेटने के बाद उठ गया। जेम्स मॉर्ले उसके साथ ही बाहर निकल गया था। कैथी ब्राउन अभी वापस नहीं आई थी। मैं खुद भी ड्राइंग रूम से बाहर आया और अपनी आरामगाह की जानिब चल पड़ा। अभी मुझे कमरे में पहुंचे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर जेम्स मॉर्ले मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। शुक्रिया अली यार खान, और दिली मुबारकबाद। आपने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। मेरा ख्याल है हमारी कंपनी इस ठेके के मिल जाने से खुशी से फूला नहीं समाएगी। मैंने इस तारीफ और खुशामद को नजरअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर मॉर्ले, जनरल किरानो के बारे में आपकी क्या राय है? वो बोला, निहायत ही कीना परवर और खतरनाक आदमी है, हमें उससे होशियार रहना होगा। उसे इस सिलसिले में बदतरीन शिकस्त हुई है और वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा है। मैंने कहा, अब ये बताइए कि मुझे मजीद क्या करना होगा? वो बोला, मैं अब से थोड़ी देर के बाद मुतल्लिका अफराद को इस काम की तकमील की इत्तला दिए देता हूँ। उसके बाद आपसे मुनासिब वक्त पर राब्ता कायम करूंगा। मुनासिब वक्त से मेरी मुराद ये है कि जब आप बिल्कुल ही फुर्सत से होंगे और किसी की मुदाखलत का खदशा नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है, और कोई खास बात? मॉर्ले ने कहा, नहीं मिस्टर अली, बस मैं आपको मुबारकबाद देने आया था और ये भी बताने आया था कि आपने जो फौरी फैसला किया है वो बेहद मुनासिब था। हमें इस बात से गरज नहीं है कि ठेके पर किसका नाम दर्ज है, बल्कि ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि आप जैसी मोतबर शख्सियत हमारी पुश्त पनाह हो गई। अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप ये ठेका हमारे नाम मुंतकिल कर देते तो इस बात के इम्कानात थे कि आपकी यहाँ से वापसी के बाद जनरल किरानू हमारे खिलाफ कोई साजिशें करता, लेकिन अब इसके इम्कानात खत्म हो गए हैं। यूं समझिए कि अब हमें आपके जरिए जनरल टेरिस की पुश्त पनाही हासिल है। मैं पुरख्याल निगाहों से मॉर्ले को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद मॉर्ले रुखसत हो गया। फिर कैथी ब्राउन पहुंच गई। मैंने लंच उसके साथ किया। वो मुझसे मेरी मसरूफियात के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे तफसील बता दी। कैथी ब्राउन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, शुक्र है हम तुम्हारी कुछ तो खिदमत कर सके। बकिया वक्त पुरसुकून गुजरा। कोई खास बात नहीं हुई थी। मॉर्ले से मेरी मुलाकात रात तक नहीं हो सकी। रात को अलबत्ता जब चंद अफराद कैथी ब्राउन के पास किसी खास मसले के लिए पहुंचे तो मैं महल के अकबी हिस्से में निकल गया। चहलकदमी करता रहा। जरा भी देर नहीं गुजरी थी कि मॉर्ले मेरे पास पहुंच गया। बोला, मैं मुसलसल आपकी ताक में था मिस्टर अली, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, हाँ, आपने मुतल्लिका अफराद को इत्तला दे दी? वो बोला, दे दी, और वही सब कुछ हुआ जिसकी उम्मीद थी। आपके लिए इंतहाई शुक्रगुजारी के जज्बात का इजहार किया गया है और कहा गया है कि आपकी अमानत को वो मुराद दी जाएंगी जिनका फैसला आपने किया था। कंपनी आपसे बेहद खुश है। मैंने कहा, इसके अलावा मिस्टर मॉर्ले? वो बोला, इसके अलावा ये कि कंपनी यहाँ फौरी तौर पर अपना एक दफ्तर कायम कर रही है। गोइटे हिल में हमारा एक छोटा सा दफ्तर मौजूद है, लेकिन वो न होने के बराबर है। अब गोइटे हिल की किसी खूबसूरत इमारत में हमारी कंपनी का एक शानदार दफ्तर कायम होगा। मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा, मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मिस्टर मॉर्ले मुस्कुराने लगा। फिर बोला, ग्रे स्टोन लिमिटेड। आप इस ठेके की तमाम जिम्मेदारियां ग्रे स्टोन को सौंपेंगे मिस्टर अली? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मिस्टर जेम्स मॉर्ले, जूलियट के सिलसिले में मैंने जो हिदायत आपके साथियों को दी हैं, आपने उनकी याद दहानी करा दी है? जेम्स मॉर्ले ने कहा, मैंने तो याद दहानी नहीं करवाई, बल्कि शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ ये पैगाम आपके लिए भेजा है कि जूलियट को वो तमाम आसानियां फराहम की जाएंगी जिनसे वो खुश रह सके। मैंने उसकी बात पर गर्दन हिला दी। फिर पूछा, अब मजीद मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी? मॉर्ले ने कहा, कागजात मिस्टर ऑल्डस की तरफ से आपको मिल जाएं तो एक आध दिन आपको मजीद मसरूफ रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको फरागत मिल जाएगी। फिर आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें वक्त गुजार सकते हैं। मॉर्ले थोड़ी देर के बाद वापस चला गया। मेरे कोई खास मामूलात नहीं थे। कैथी ब्राउन ने रात को बताया कि जनरल टेरिस की तरफ से उसे पैगाम मिला है कि जनरल की मसरूफियात मजीद कुछ दिन के लिए बढ़ गई हैं। जनरल ने इंतहाई माजरत करते हुए कहा है कि अली यार खान को यहाँ कोई जहमत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है अली कि मैं आपकी तफरीह का सामान करूं और आपको गोइटे हिल की सयाहत के लिए भेज दूं। जनरल ने तुमसे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा है कि ये उनकी बदकिस्मती है कि तुम गोइटे हिल में मौजूद हो और वो तुमसे दूर ऐसी मसरूफियात में लगे हुए हैं जिनसे छुटकारा मुश्किल नजर आ रहा है। ताहम वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपनी इन मसरूफियात को खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचे। मैंने कहा, ताज्जुब की बात है मैडम ब्राउन, आप जानती हैं कि मैं यहाँ एक मकसद के तहत आया था जिसे जनरल ने अपनी मोहब्बत से काम लेते हुए चंद ही लम्हे में पूरा कर दिया। मेरा सिर्फ एक काम था, जबकि जनरल एक पूरी हुकूमत को संभालने के लिए न जाने कितनी मसरूफियात का शिकार होंगे। एक समझदार इंसान की हैसियत से मैं भी जानता हूँ। फिर जनरल को इतनी उजलत करने की क्या जरूरत है?
براہ کرم اب جب ان سے گفتگو ہو، میرا مطلب ہے کسی بھی ذریعے سے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں ابھی گوئٹے ہل میں موجود ہوں اور بہت خوش ہوں۔ چنانچہ وہ اطمینان سے اپنا کام کر کے یہاں واپس پہنچے۔ مجھے اسی میں مسرت ہوگی، اور اگر جنرل نے میری وجہ سے اپنی مصروفیات ترک کی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کیتھی براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، تمہارے یہ الفاظ بہت خوفناک ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کسی بھی وقت اچانک یہاں سے غائب ہو جاؤ گے، بالکل پہلے کی طرح۔ لیکن ٹھیک ہے، میں جنرل کو تمہارا یہ پیغام دے دوں گی۔ ہاں، اب تم یہ بتاؤ کہ گوئٹے ہل کی سیاحت کے لیے میں کیا انتظامات کروں؟ میں نے کہا، فی الحال کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے گوئٹے ہل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیں۔ میں شاہی مہمان بن کر محل میں پڑا نہیں رہنا چاہتا۔ کیتھی براؤن نے کہا، کمال ہے، اس کے لیے میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تمہارے لیے صبح ہی کو ایک لینڈ روور ڈرائیور کے ساتھ مخصوص کر دوں گی، جہاں دل چاہے جانا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو گوئٹے ہل میں اجنبی نہ سمجھو۔ ویسے یہ سب کچھ کہتے ہوئے مجھے شدت سے احساس ہے کہ ہم تمہیں وہ کمپنی نہیں دے سکے جو دینی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، اور میڈم، آپ یہ بات کہہ کر مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ میں یہاں اجنبی ہوں؟ وہ بولی، نہیں پلیز، ایسی بات نہیں ہے، بس ایک احساس دل میں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر اسے نکال دیجیے۔ در حقیقت میں جب گوئٹے ہل میں پہلی بار آیا تھا تو اس کے اطراف کا جائزہ نہیں لیا تھا، نہ مجھے یہاں کی ثقافت اور روایات کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے نواحی علاقے کی سیر کروں۔ کیتھی براؤن نے کہا، تب پھر میں مومبے کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گی۔ مومبے نہ صرف ایک بہترین ڈرائیور ہے بلکہ نواحی علاقے کا باشندہ ہے۔ وہ تمہیں گوئٹے ہل کے اطراف سے روشناس کرائے گا اور وہ تمام تفریحات مہیا کر دے گا جو یقیناً تمہیں پسند آئیں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ دوسری صبح ناشتے پر کیتھی براؤن نے میری ملاقات مومبے سے کروائی۔ وہ ایک سیاہ فام اور دیوہیکل آدمی تھا، چہرے سے ہی خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا۔ کیتھی براؤن اسے میرے بارے میں ہدایات دینے لگی۔ بولی، علی کی فرمائش کے مطابق عمل کرنا، انہیں کوئی شکایت نہ ہونے پائے۔ مومبے نے جواب دیا، بس میڈم، آپ اطمینان رکھیے۔ میں نے اسے کہا کہ سیاحت کے لیے بندوبست کر لے، اور مومبے باہر نکل گیا۔ ذہنی طور پر اب تک میں بہت زیادہ پرسکون نہیں تھا۔ لاتعداد خیالات ذہن میں چکراتے رہتے تھے۔ تہذیب میلکم ایکس کا خیال آتا تو دل کی عجیب سی حالت ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب کہ وہ بچھڑی ہے تو شاید کبھی نہ ملے۔ دشمن تو اسے میرے لیے مردہ قرار دے چکے ہیں، لیکن بس یہی کافی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ برڈ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے کالمو کیمپو میں مجھ سے ایک عجیب و غریب ملاقات کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک غائب تھا۔ کئی بار نگاہوں نے غیر احتیاطی طور پر برڈ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بھی انسان ہے۔ ممکن ہے یہاں تک نہ پہنچ سکا ہو، اور پھر جنرل ٹیرس کا محل کوئی ہوٹل تو نہیں تھا کہ کوئی اجنبی آسانی سے یہاں داخل ہو جائے۔ ممکن ہے گوئٹے ہل کی سیر و سیاحت کے دوران برڈ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ ابھی میں تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ جیمز مورلے میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی آمد کو کسی قدر پریشانی کی نگاہ سے دیکھا۔ جیمز مورلے خوش اخلاقی سے بولا، کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا مسٹر علی؟ میں نے کہا، ہاں، آپ نے کہا تھا کہ ابھی کچھ دن تک آپ کے کام کا آغاز نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس دوران اطراف کی سیر ہی کر لی جائے۔ جیمز مورلے اس جواب پر گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے ہی اس سے سوال کر دیا، کیا بات ہے مسٹر مورلے؟ کیا میرے باہر جانے سے آپ کو کچھ خدشات لاحق ہیں؟ مورلے نے کہا، ہاں، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور وہ مختلف انداز میں اپنی برہمی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تاہم آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، لیکن بس اتنی ہی درخواست ہے کہ فی الحال محتاط رہیں اور اپنے اطراف سے باخبر رہیں۔ ویسے بھی ہم ابھی اپنے کام کا آغاز نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس ٹھیکے کے مل جانے کے بعد نمٹانے ہیں۔ گرے سٹون افرادی قوت جمع کر رہے ہیں تاکہ سارڈان کے علاقے کا رخ کیا جا سکے، اور اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ تاہم اگر پسند کریں تو میں کمپنی کو ہدایت دے دوں گا کہ وہ آپ کے تحفظ کے لیے چند افراد مہیا کر دیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے جیمز مورلے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں بالکل تکلیف نہ کرے، میں اپنا تحفظ کرنا جانتا ہوں۔ مورلے نے کہا، بہت بہتر، تاہم کم از کم اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کی واپسی کب تک ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں بھی تفصیل بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لاؤبالی سا آدمی ہوں، جدھر بھی منہ اٹھا چلا جاؤں گا۔ مجھے تو در حقیقت اس کام کی تکمیل کا انتظار رہے گا تاکہ اس کے بعد میں گوئٹے ہل سے ہی چلا جاؤں۔ مورلے نے کہا، یقیناً، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ چلیے، ابھی کے لیے خدا حافظ۔ مومبے تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس واپس آ گیا اور اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، چیف، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اگر آپ چلنا پسند کریں۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بریف کیس مومبے کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں چند جوڑے کپڑے اور شیونگ وغیرہ کا سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ مومبے احترام سے اس بریف کیس کو لے کر میرے ساتھ باہر چل پڑا۔ کیتھی براؤن سے اس دوران ملاقات نہیں ہوئی تھی، ویسے بھی میں ان لوگوں پر بار نہیں بننا چاہتا تھا۔
उनकी मोहब्बतें यकीनन काबिल एहतराम थीं, लेकिन मैं उनकी मसरूफियात के बारे में भी जानता था। और सच्ची बात यह थी कि मैं इन दिनों हद से ज्यादा उलझा हुआ था। जो कुछ कर रहा था उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि उसके नताइज क्या होंगे। ये रास्ता मुझे तहजीब मैल्कम एक्स की तरफ ले भी जाएगा या सिर्फ वक्त का ज़िया है। इन तमाम कार्रवाइयों के नतीजे में मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं किसी न किसी तरह ऑलिव हार्वर्ड तक जा पहुंचूं और उसका एतमाद हासिल कर लूं। इसके लिए मैंने तवील सफर किया था। मुंबई मुझे जिस लैंड रोवर के नजदीक ले गया वो इंतहाई शानदार थी और साख्त में जरा मुख्तलिफ थी। उसका पिछला हिस्सा जरूरत से ज्यादा लंबा था। ड्राइविंग सीट के और उसके दरमियान कोई पार्टीशन नहीं था, बल्कि दोनों हिस्से मिले हुए थे, लेकिन उसमें बेहतरीन बिस्तर का बंदोबस्त किया गया था। मुंबई मुझे उस गाड़ी से मुतारिफ कराने लगा। बोला, चीफ, खाने पीने की अशिया का इतना जखीरा कर लिया है मैंने कि हमें 15 दिन के लिए काफी हो। इसके अलावा ये 2 राइफलें, चाकू और ये 2 पिस्तौल भी हैं और इनका फालतू एमुनिशन भी। इसके अलावा अगर किसी शय की जरूरत हो तो आप निशानदही कर दें, रास्ते में मुहैया हो जाएगी। मैंने कहा, तुमने तो बेहतरीन इंतजामात कर लिए हैं मुंबई, अभी मैं ये नहीं बता सकता कि हम कहाँ तक जाएंगे। मुंबई ने कहा, बेहतर ये होगा चीफ कि आप मशरकी इलाके पोतामानिया की तरफ चलें। वहां आपको कदीम अफ्रीकी सकाफत के मुशाहिदे का मौका मिलेगा। मैंने उस इलाके का नाम पहले कभी नहीं सुना था, चुनाचे आमादगी का इजहार कर दिया। उसके बाद मुंबई ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था और गोइटे हिल के बाजारों में रौनक हो गई थी, लेकिन ज्यादा देर तक उस रौनक का जायजा लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तेज रफ्तार लैंड रोवर ने थोड़ी देर के बाद शहरी आबादी को पीछे छोड़ दिया था। बाईं समत एक ऊंचा पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ साथ सफर कर रहा था। मुंबई ने लैंड रोवर की रफ्तार को अभी तक कम नहीं किया था। मैं उसके नजदीक बैठा अतराफ में निगाहें दौड़ा रहा था। तब मुंबई ने कहा, मैं आपको पोतामानिया के नजदीक ले चलूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा ये इलाका कितना खूबसूरत है। वहाँ आज तक कबायली हुकूमतें कायम हैं। उन सब कबीलों के सरबराह जनरल टेरिस के हमनवा हैं और अपने खास मसाइल के लिए हमसे ही रुजू करते हैं। पोतामानिया की सरबराह एक औरत है और बड़ी जहानत और उम्दगी से वहाँ का निजाम चला रही है। शायद तुम्हें इस बात पर हैरत हो कि ये औरत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता है, लेकिन उसका हुलिया देखकर तुम्हें खुद ही लुत्फ आ जाएगा। मुंबई की बातों ने मेरी दिलचस्पी में बेपनाह इजाफा कर दिया था। मैंने उस औरत के बारे में देर तक मुंबई से गुफ्तगू की। मनाजिर बदलते जा रहे थे। एक पुरस्कार दुनिया सामने थी। उस वक्त हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वो खुश्क साली के सबब वीरान और सुनसान पड़ा था। लैंड रोवर उस इलाके को पीछे छोड़ गई और फिर एक छोटे से सरहदी नाले को उबूर करके वो पोतामानिया की सरहद में दाखिल हो गई। सफर के बहुत से घंटे बीत चुके थे और इस दौरान हम इर्द गिर्द के मनाजिर से लुत्फानंदोज होते रहे थे। मुंबई बहुत अच्छा साथी था, बहुत अच्छा गाइड था। वो हर चीज के बारे में मुझे तफसील से बताता जा रहा था। इस दौरान कई बार मुझे बर्ड भी याद आया था, जो फितरतन मुंबई से बहुत मिलता जुलता था। फिर हमें एक तराई में एक अजीमुशान बस्ती नजर आई और हम उस बस्ती के करीब पहुंच गए। मुंबई ने लैंड रोवर रोक दी। शायद यही पोतामानिया की बस्ती थी। चारों तरफ जमीन पर जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। ताहद निगाह झोंपड़े थे। सरदारों के झोंपड़े अलग बने हुए थे और आम बाशिंदों के अलग। आसपास फसलों का निशान नहीं था। हालांकि हम एक पहाड़ी नाले से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे थे जो खासा तेज रफ्तार था, लेकिन यहाँ से नाले का फासला काफी था। मैंने मुंबई से इस खुश्क साली के बारे में पूछा तो उसने कहा, इन इलाकों में बारिश कतई नहीं होती, बस दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से आने वाले कुछ नाले इन लोगों को पानी मुहैया कर देते हैं। मैंने पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि यहाँ की सरदार एक तालीम याफ्ता औरत है, क्या उसने अपने कबीले की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया? मुंबई ने बताया, उसने जनरल टेरिस से मुलाकात की थी, कुछ मंसूबे भी पेश किए थे। इससे कबल वॉल्टो मोबाई की हुकूमत ने इन लोगों को पसमानदा रखने के लिए काफी मेहनत की है और ये सब वॉल्टो मोबाई के शदीद मुखालिफों में शुमार होते हैं। दरअसल वॉल्टो मोबाई इन कबायलियों को ताकतवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनके बारे में ये बात मशहूर है कि अगर इन्हें पेट भर कर खाना मिल जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा शरारतों पर उतर आते हैं। भूख और अफलास ने इन्हें इनकी औकात में रखा है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। वैसे ये हकीकत है कि यहाँ इन लोगों को जिंदगी की जदीद सहूलियात मुहैया करने के लिए बेशुमार दौलत और मेहनत दरकार होगी और किसी भी हुकूमत के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो अपनी ऐश गाहों से निकलकर इन जंगलों पर तवज्जो दे। मैंने मुंबई के लहजे में एक शिकायत सी महसूस की थी। कैथी ब्राउन ने मुझे बताया था कि मुंबई का ताल्लुक इसी इलाके के कबाइल से है। मुमकिन है मुंबई के जहन में अपने इलाके के हवाले से हुकूमत के लिए कोई तलखी मौजूद हो। मैंने उसे पूछा, मुंबई, क्या पोतामानिया की उस तालीम याफ्ता सरदार से मुलाकात हो सकती है? वो बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कल दिन की रोशनी में आज ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है,
मेरा ख्याल है हम बस्ती से कुछ दूर क़याम करेंगे और कल तुम मेरी मुलाकात उस औरत से करवाओ। मैं उसके ख्यालात जानना चाहता हूँ। मॉम्बे ने मेरी हिदायत पर अमल किया। लैंड रोवर को बस्ती से काफी दूर लाकर रोक दिया गया। उसके बाद हम रात के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। रात गुजर गई, कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। सुबह का सूरज चमका ही था कि अजीब तरह के ढोल बजने की आवाजें सुनाई दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।